जय श्री राम। आज का जो वीडियो है ना उसका जो टॉपिक है वो है सुखी वैवाहिक जीवन। आप D9 चार्ट से कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई मैरिज के बाद व्यक्ति को सुख मिलेगा, ठीक है, उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो उसके लिए ना कुछ हाउसेस है जो आपको प्रोमिनेंटली देखने पड़ेंगे। देखो, लग्न कुंडली में तो हम एक बार देख लेते हैं कि भाई 7th हाउस में क्या सीन है, 7th हाउस लॉर्ड कहाँ पे जाके बैठा है। बट जब विवाह की बात आती है ना, क्योंकि पराशर जी ने जो D9 चार्ट बोला है वो पर्टिकुलर विवाह के लिए बोला है। नो डाउट D9 चार्ट जो है ना वो आपके फ्रूट्स है, वो ओवरऑल हर एक कंडीशन में हमें देखना पड़ता है। बट जब विवाह की बात आए तो उसको कभी हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज D9 चार्ट से आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि विवाह कितना अच्छा है। देखो, आज मैं ना कुछ सूत्र आपको बताऊंगा, कुछ हाउसेस बताऊंगा। उस हाउस में आप देखो, अगर अच्छी कंडीशन बन रही है, ठीक है, तो आपका विवाह 100% बहुत ही अच्छा होगा। तो जो हाउसेस है, ठीक है, अभी इसको आप D9 चार्ट समझो, नवांसा चार्ट आपका, ठीक। सबसे पहले जो हाउस आपको देखना है वो हाउस आपको देखना है 4th हाउस। फिर मैं कुछ जनरल सूत्र भी बताऊंगा D9 को विवाह के लिए कैसे और देख सकते हैं। बट 4th हाउस क्यों देखना है? क्योंकि 4th हाउस जो है वो आपका सुख भाव है, ठीक है। तो जैसे हम लग्न कुंडली में 4th हाउस से क्या देखते हैं, हमारा सुख, जो सुख भाव होता है वो 4th हाउस से देखी जाती है, उसकी कंडीशन कैसी है। उसी हिसाब से D9 का 4th हाउस देखो। 4th हाउस में बेनिफिक एसोसिएशन बन रहा है। अभी बेनिफिक एसोसिएशन कैसे बनेगा? मान लो ये मेष लग्न की कुंडली है, ठीक। आपका जो D9 चार्ट बन रहा है वो मेष लग्न से बन रहा है। अभी इसकी अच्छी कंडीशन कब होगी? 4th हाउस यही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बेनिफिक एसोसिएशन, तो बेनिफिक में कितने प्लेनेट आते हैं? जुपिटर, वीनस, मरकरी एंड मून। अभी इनमें से कोई भी प्लेनेट यहाँ पे हो, बैठा हुआ हो, तो पहली कंडीशन ये हो गई है कि भाई चलो एक एस्पेक्ट जो है D9 का, विवाह का, वो अच्छा हो गया। क्योंकि अब ये जो बेनिफिक प्लेनेट है ना वो क्या इंडिकेशन दे रहा है कि भाई विवाह में स्मूथनेस रहेगी, विवाह में बेनिफिक यानी ये समझो ना सौम्यता रहेगी, ठीक है, उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा। मान लो यहाँ पे बेनिफिक ना होके मेलेफिक का एसोसिएशन हो जाता, शनि हो जाता, सूर्य हो जाता, मंगल हो जाता, राहु हो जाता। दिस ऑल आर मेलेफिक प्लैनेट्स। जब वो 4th हाउस में बैठते हैं वो एग्रेशन दिखाते, एग्रेसिव नेचर दिखाते, घर में कलह दिखाते, समझ रहे हो। और जब बेनिफिक एसोसिएशन बन जाएगा तो ये क्या दिखाता है? देखो, जुपिटर अगर यहाँ पे बैठा होगा तो ये दिखाता है कि भाई आपका जो विवाह है ना धर्मपरायण होगा। आपके घर में जो माहौल होगा विवाह के बाद वो धार्मिक होगा, राइचियसनेस वाला होगा। वीनस बैठा हुआ है तो प्यार रहेगा, ठीक है, प्यार पूर्ण व्यवहार रहेगा, एकदम सॉफ्ट। शुक्र ना बहुत सॉफ्ट प्लेनेट है, ठीक है, तो शुक्र के सारे ट्रेट्स उठाओ। अगर मून बैठा है तो क्या होगा ना, एक दूसरे के प्रति इमोशनल बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, इमोशनल केयर ज़्यादा होगा। आजकल लोगों को देखो, पैसा तो हर कोई कमाता है, बट एक जो साथी चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, एक सहयोग चाहिए। और अगर मून वहाँ पे बैठा है तो वो मदरली केयर करेगा, समझ रहे हो। मरकरी बैठा है तो वो भी एक शुभ प्लेनेट है, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की स्किल्स को समझेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ेंगे। तो जब भी बेनिफिक एसोसिएशन बन जाए 4th हाउस में तो एक पॉइंट पॉजिटिव हो गया आपका, ठीक है। अभी जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है वो है 5th हाउस। क्योंकि 5th हाउस क्या है? 5th हाउस आपके रिलेशनशिप है, ठीक है। आप जो भी प्यार करते हो, रिलेशनशिप में आते हो, वो सारा 5th हाउस से देखा जाता है लग्न कुंडली के अंदर। वही चीज़ आपको D9 में लगानी है। अगर D9 में यहाँ पे कोई बेनिफिक प्लेनेट हो गया और उसमें भी अगर वीनस आ गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कंडीशन है, बहुत अच्छी कंडीशन है। क्यों? क्योंकि ये क्या इंडिकेशन दे रहा है व्यक्ति को कि भाई जिस किसी का भी ये चार्ट है, जिसके भी चार्ट में D9 के अंदर वीनस बैठा हुआ है, ये इंडिकेशन दे रहा है कि भाई इन लोगों का जो विवाह हुआ ना, उस विवाह के अंदर प्यार रहेगा, संपूर्णतः प्यार रहेगा और एंड टाइम तक रहेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ होती है जब एक बेनिफिक प्लेनेट 5th हाउस में बैठ जाता है, ठीक। अभी फिर एक इंपॉर्टेंट हाउस है जिसको निग्लेक्ट कभी नहीं कर सकते, और वो तो सबसे पहले देखा जाना है 7th हाउस। क्योंकि आपका जो मैरिज है ना वो तो यहीं से देखा जाएगा। तो मैरिज में अगर कोई बेनिफिक प्लेनेट बैठ गया, ये इंडिकेशन दे रहा है कि जो आपकी पार्टनरशिप है दोनों की, ठीक है, उसमें बहुत हद तक सौम्यता रहेगी, यानी बहुत हैप्पी मोमेंट्स रहेंगे। जो आपके रिलेशनशिप है उसके अंदर टकरार नहीं रहेगी, ईगो इश्यूज नहीं रहेंगे, आर्ग्यूमेंट्स नहीं रहेगा, डिस्प्यूट्स नहीं होगा, समझ रहे हो। क्योंकि सौम्य प्लैनेट्स है,
अच्छे प्लेनेट है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, ठीक है। यहाँ पे लॉर्डशिप मत लगाना, अभी प्लेनेट की ही बात कर रहा हूँ, प्लेनेट ही देखो, ठीक है। अगर शुभ ग्रह है, क्योंकि मान लो अगर आप ये सोच रहे हो कि जैसे यहाँ पे छठे घर का स्वामी कौन है, मर्क्यूरी, तो छठे घर का स्वामी अगर सप्तम में बैठे तो अच्छा नहीं माना जाता। बट एक नियम आप याद करके रखो, जो भी नैसर्गिक स्वभाव होता है ना प्लेनेट का, वो उसका नैसर्गिक स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। यानी डिस्प्यूट्स क्रिएट कर सकता है बट नॉट टू दैट एक्सटेंट के भाई तलाक हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत प्यार रहेगा ही रहेगा, भले वो दुस्थान का मालिक हो, बट अगर नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो थोड़ी शुभता ऐड करेगा ही करेगा उस भाव के अंदर, ठीक। उसके बाद जो हाउस आता है वो हाउस है 8th हाउस। अभी यहाँ पे मैं 8th हाउस क्यों लिखता हूँ, क्योंकि आपके ना जॉइंट एसेट्स है, ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्शंस है। मैरिड लाइफ में जो ऑब्स्ट्रक्शन आने वाला है वो दोनों को ये इंडिकेट करता है, आपके जॉइंट एसेट्स को भी इंडिकेट करता है, प्लस मैरिज में जो ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि D1 के 8th हाउस में हम क्या देखते हैं, हमारा ऑब्स्ट्रक्शन लगन का, यानी फिजिक ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पे विवाह का ऑब्स्ट्रक्शन देखा जाता है। जब वहाँ पे कोई शुभ ग्रह बैठ जाता है तो उतनी पीड़ा नहीं देता, उतने ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट नहीं करता, उतनी हानि नहीं पहुँचाता, और आपके जो जॉइंट एसेट्स है उसको संभाल के रखता है, आपके जो जॉइंट रिसोर्सेज है आप विवाह के बाद जो इकट्ठा करने वाले हो, ठीक है। दूसरी एक चीज़ क्या है, जब यहाँ पे कोई बेनिफिक प्लेनेट बैठेगा ना, इसकी सीधी दृष्टि जाएगी 2nd हाउस में, जो आपकी फैमिली, आपका कुटुंब है। तो ये क्या इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे बैठा हुआ शुभ प्लेनेट आपका जो स्पाउस है वो आपकी फैमिली की भी रिस्पेक्ट करेगा, आपकी फैमिली को भी संभाल के चलेगा, क्योंकि शुभता है ना उसके अंदर, ठीक। तो इस हिसाब से आप इसको डिकोड कर सकते हो। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हाउस है वो है 9th हाउस, क्योंकि 9th हाउस धर्म का है, ठीक है। ये आपके लक का हाउस है। जब यहाँ पे बेनिफिक प्लेनेट बैठेगा वो क्या करेगा, आपके विवाह के अंदर धर्म की स्थापना करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक लॉयल्टी मेंटेन होगी आपके रिलेशनशिप के अंदर, कोई किसी को चीट नहीं करेगा, समझ रहे हो। जब बेनिफिक प्लेनेट D9 के 9th हाउस में होगा ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई आपका जो स्पाउस है वो आपके साथ बना रहेगा, चाहे अच्छी कंडीशन हो चाहे बुरी कंडीशन हो, आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि जब हम हमारा 9th हाउस देखते हैं D1 का, वो क्या दिखाता है, हमारा भाग्य है, धर्म स्थान, उसी हिसाब से ये विवाह का भाग्य है, विवाह का धर्म स्थान है, समझ रहे हो। तो आपके विवाह के अंदर धर्म रहेगा, और जहाँ धर्म होता है वहाँ कभी हानि नहीं होती। तो 9th हाउस चाहे कहीं पे भी हो ना हो, 9th हाउस में बेनिफिक प्लेनेट है, दैट मीन्स आपका जो विवाह है ना उसको रिलीजन का सपोर्ट मिल रहा है, धर्म का सपोर्ट मिल रहा है। तो ओवरऑल दूसरी कंडीशन अगर चाहे आगे पीछे हो सके, बट 9th हाउस अगर स्ट्रांग है ना तो वो आपके पूरे विवाह को संभाल लेगा, ठीक। और 6th हाउस लास्ट हाउस वो है 12th हाउस, ठीक है, क्योंकि 12th हाउस क्या है, आपके एक्सपेंसेस का है, प्लस आपके सैया सुख, बेड प्लेजर्स, ठीक है। तो जब यहाँ पे कोई बेनिफिक एसोसिएशन रहेगा ना, तो विवाह के बाद जो भी आप व्यय करोगे, आपके पैसों का व्यय करोगे तो धार्मिक चीज़ों के ऊपर होगा, प्लस आपके जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के, वो एक संयमित तरीके से चलेंगे, समझ रहे हो। तो ये कंडीशंस होती है जब बेनिफिक प्लैनेट इन हाउसेस में बैठता है। फिर से रिकॉल करता हूँ, 4th, 5th, 7th, 9th और 12th। अभी देखो शुभ ग्रह तो 4 है, मैंने हाउसेस आपको बताया 1, 2, 3, 4, 5। अभी 5 में से 3 या 2 में भी आ जाता है, और उन दोनों में अगर यहाँ 4th हाउस और 9th हाउस में आ गए ना, विवाह बहुत बढ़िया चलेगा, ठीक है, बहुत अच्छा चलेगा। अभी कुछ जनरल सूत्र जो मैंने आपको बताए, देखो हम अष्टकूट मिलान करते हैं, जब भी लड़का और लड़की की शादी तय होती है तो कुंडली मिलान होता है, वो सारी चीज़ें ठीक है आप वर्क कर लिया। बट एक सिंगल, यानी जैसे होरोस्कोप आपके पास आता है और आपको ये डिसाइड करना है कि भाई इस व्यक्ति का विवाह अच्छा होगा या नहीं होगा, ठीक है, दोनों के D9 चार्ट उठाओ। D9 चार्ट के अंदर मैं 3 हाउसेस आपको बताता हूँ, 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। अगर यहाँ पे बेनिफिक एसोसिएशन ज़्यादा है ना, बेनिफिक प्लैनेट बैठे हुए ज़्यादा है, तो आप विवाह के लिए स्पॉन्टेनियसली हाँ बोल सकते हो अष्टकुल मिलान के बाद, क्योंकि ये इंडिकेशन दे रहा है कि भाई विवाह के बाद सुख में रहेंगे दोनों लोग, यहाँ पे ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है, और यहाँ पे जो भी उनके रिलेशनशिप है ना वो संयमित तरीके से चलेंगे। तो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के साथ आपका विवाह आगे बढ़ेगा, ठीक। दूसरा जनरल सूत्र क्या है, आप केंद्र हाउसेस देखो D9 के, 1, 2, 3, 4,
यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिक एसोसिएशन है, वो भी बहुत बड़े हैं विवाह के लिए। ठीक है, ये 2 सूत्र आप याद रखो जब भी D9 चार्ट विवाह के लिए देख रहे हो तो बेनिफिक एसोसिएशन कितना बन रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो अगर मान लो किसी का बेनिफिक एसोसिएशन नहीं बन रहा है, मेलिफिक एसोसिएशन बन रहा है, बट उसके ऊपर किसी बेनिफिक प्लैनेट की दृष्टि आ रही है, जैसे यहाँ पे चलो सन बैठा है, ठीक है, मेलिफिक एसोसिएशन हो गया, बट जुपिटर या तो यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, तो क्या होगा, उसकी 5th 9th और 7th दृष्टि से वो 4th हाउस को देख रहा है, तो कुछ ना कुछ बेनिफिक एसोसिएशन बन रहा है। तो इसी हिसाब से आपको पूरे चार्ट का रीडिंग करना पड़ेगा। बट हाँ, कॉन्सेप्ट तो बेसिक ही है अपने कि आप बेनिफिक एसोसिएशन देखो, मेलिफिक एसोसिएशन देखो, और हाउसेस आपको कौन से लेने हैं, ये प्रोमिनेंट हाउसेस है जब भी आप विवाह देखो तब 4th 5th 7th 8th 9th और 12th। अभी इन 6 हाउस में अगर 4 हाउस के ऊपर या 3 हाउस के ऊपर बेनिफिक एसोसिएशन ज़्यादा बन रहा है, आप विवाह के लिए आगे बढ़ सकते हो। ये विवाह बहुत अच्छे से संपन्न होगा और आगे भी बहुत अच्छे से चलेगा। ठीक है, बाकी विवाह को लेके मैं सोच रहा हूँ ना एक संपूर्ण एक ऐसा वीडियो बनाऊँ कि जिसमें विवाह के सारे एस्पेक्ट्स आ जाए, यानी उसके बाद आप ना विवाह के लिए कोई और सूत्र आपको देखना ना पड़े। ये छोटे छोटे सूत्र है बट बहुत प्रोमिनेंट काम करते। फ्यूचर में मैं बनाऊंगा वो एक वीडियो भी बनाऊंगा कि 7th हाउस को लेके पूरा हम डिटेलिंग करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।